बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक है एसएलओ बेस्ड लर्निंग। एसएलओ का मतलब है, ये एब्रीविएशन है, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। पिछली दफ़ा भी जो पेपर्स है उसका तकरीबन 20% 30% जो है ना वो एसएलओ बेस्ड आया था। लेकिन इस साल से तो तकरीबन 80-90% जो पेपर है 9 से लेकर सेकेंड तक, बल्कि एप्सेक सिस्टम में यानी आर्मी स्कूल सिस्टम में तो ये 4 से लेकर ऑनवर्ड जो है ना ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको, क्योंकि ये सही मानों में एक दुरुस्त लर्निंग का मेथोडोलॉजी है और टीचिंग की भी मेथोडोलॉजी है कि आपने पढ़ना कैसे है। इसका जो असल में क्रक्स मैं आपको ये बताऊं कि आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। असल चीज़ ये है, खाली डिग्री नहीं हो, वरना होता ये है कि जनाब एमए कर लिया, एमफिल कर लिया, लेकिन एक एप्लीकेशन भी लिखनी नहीं आ रही होती है अपनी तरफ से। तो ये इशू है। तो मैं ये शुरू करता हूँ कि देखें, जो कुछ हम पढ़ते हैं ना तो हम ये देखें कि 2 हफ्ते बाद हमें तकरीबन कितना याद रहता है। याद रखें कि जो कुछ हमने देखा होता है ना, वो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद हमें 30% याद रह जाता है। और जो हमने सुना होता है सिर्फ, वो हमें 20% याद रह जाता है। और जो हमने सिर्फ पढ़ा होता है वो हमें 10% याद रह जाता है। लेकिन अगर हमने एक ही चीज देखी भी है और सुनी भी है, तो 2 हफ्ते बाद हमें उसका 50% याद रह जाता है। लेकिन अगर हमने वो किसी को सुनाया था, तो हमें 2 हफ्ते बाद उसका 70% याद रह जाता है। और सबसे बेस्ट, अगर हमने सुना भी दिया और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, तो 2 हफ्ते के बाद हमें 90% याद रह जाता है। तो मुख्तसर कहने का मतलब ये है, मुख्तसर तौर पे आपको बताऊं कि आप जो कुछ पढ़ेंगे आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, आप उसको लिखेंगे, तो ही आपको याद रह जाएगा। वरना एग्जाम में फिर अपसेट हो जाता है, इंसान परेशान हो जाता है। ये जो एसएलओ बेस सिस्टम है, एक्चुअली ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी है। ये पढ़ने का और टीच करने का एक तरीका है। इसके 6 स्टेप्स होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो है रिमेम्बरिंग, जिसमें आपने चीज़ें याद करनी होती हैं। आपको पता है, डेट्स आप याद करते हैं, आप कोई नेम्स हैं वो आप याद करते हैं, अगर हेडिंग्स हैं तो मोस्टली आप याद कर लेते हैं, हेडिंग्स याद कर लेते हैं। तो इसमें जो जिन अल्फाज के साथ रिमेम्बरिंग वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वो ज़्यादातर उसमें लफ्ज़ आ जाएगा फाइंड, आइडेंटिफाई, लोकेट, डिस्क्राइब, डिफाइन वगैरह। ये छोटी, क्योंकि डेफिनेशन भी इसी के अंदर आ जाती है, भी आपको लर्न करना पड़ती है। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप इसमें आ जाता है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जो आपने पढ़ा, क्या आपको समझ आया उसका। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपने एक शेर की तशरीह लिखनी है, तो आप पहले 2-3 लाइनों में उसका मफहूम लिख दें, कि वो आपको बताएगा, आपको पता चल जाएगा, पेपर चेकर को पता चल जाएगा कि आपको समझ भी आया कि नहीं आया। तो अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए जिन अल्फाज से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, वो है लफ्ज़ है। ये मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूँ, अल्फाज बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं चंद एक जो मेजर हैं, जो मोस्टली यूज होते हैं, मैं वही अल्फाज बता रहा हूँ। वो है इंटरप्रेट, समराइज, एक्सप्लेन, पैराफ्रेज और डिस्कस। ये मेन वर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तीसरी चीज है अप्लाइंग। अप्लाइंग ये होता है कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, अब आपको क्या उसको इम्प्लीमेंट करना आता है। मसलन आपने एक फार्मूला याद कर लिया, S इज इक्वल टू VIT+1/2 AT²। तो क्या अगर क्वेश्चन आया तो उसमें ये फार्मूला अप्लाई होता है, तो क्या आपको समझ आ जाएगी कि हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो अप्लाइंग में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो मोस्टली है यूज, डायग्राम, मेक चार्ट, चार्ट बनाना भी इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि उसमें अप्लाई करना होता है, ड्रॉ, अप्लाई, सॉल्व और कैलकुलेट। इन अल्फाज के साथ मोस्टली स्टार्ट होते हैं। चौथा स्टेप है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग होता है जिसमें आप तज्जिया करते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसके अब्यूजेस क्या है, मिस यूजेस क्या है, इसके इसकी मेरिट्स क्या है, इसकी डीमेरिट्स क्या है।
तो ये तज्जिया जब आप करते हैं, अच्छा, बुरा और ठीक क्या है, दुरुस्त क्या है, तो उसके लिए अप्लाइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन इन अप्लाइंग में के लिए एनालाइजिंग के लिए स्टार्ट होते हैं, जिसमें एनालिसिस चेक किया जाता है, वो कैटेगराइज होता है, एग्जामिन होता है, कंपेयर होता है, कंट्रास्ट होता है और ऑर्गेनाइज होता है। ये मेजर अल्फाज है, जिसमें सही मानों में पेपर चेकर ये चेक कर लेता है कि आपको वाकई एनालिसिस करना आता है या नहीं आता। पांचवा स्टेप है इवेल्युएटिंग, जिसमें ये चेक किया जाता है कि आपको कितना समझ आया है, आपको जो पढ़ा है वो वाकई पता चल गया कि आप उसको कर सकते हैं, और उसको डेप्थ में आपको समझ आया या नहीं आया। ये चीज चेक हो जाती है वैल्यूएशन में। जैसे टीचर जब कोई लेक्चर दे देता है ना, तो लेक्चर के बाद वो क्वेश्चंस करता है, उससे उसको इवैल्यूएट हो जाता है कि उसका जो पढ़ाया बच्चों को समझ आया या नहीं, या कितने परसेंट समझ आया, कितने बच्चों को समझ आया। इसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं मोस्टली वो है जज, डिफेंड, क्रिटिसाइज और टेस्ट। ये मेजर अल्फाज है, वर्ड्स हैं। और छठा स्टेप है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग होता है कि कोई नई चीज बनाते हैं फिर आप, ठीक है, जो आपने पढ़ लिया, अब आप उसको थोड़ा सा आपकी क्रिएटिव राइटिंग किस्म की समझो चेक किया, आपको क्या स्टोरी बनानी आती है, आपको कोई चीज डिजाइन करनी आती है, ठीक है, आपको कोई प्लान बनाना आता है, इस चीज को सामने रखकर जो आपने इल्म पढ़ा है, जो आपने नॉलेज आपने ली है, क्या उसको सामने रखकर आपको कोई प्रैक्टिकल करने आते हैं, और कोई नई चीज क्या बनानी आती है, आपको कोई नई इक्वेशन बनानी आती है चीजों को सामने रखकर जो आपने पढ़ा है। तो इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो है डिजाइन, प्लान, कंस्ट्रक्ट, प्रोड्यूस, डिवाइस। अब ये 6 मोस्टली जो वर्ड्स हैं, मोस्टली जो इस्तेमाल होते हैं, ये अल्फाज के साथ, यानी ये 6 स्टेप्स हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के, जो चेक किए जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, फाइंड आउट किए हैं इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में से। आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री लिया है। अब मैं 4-5 क्वेश्चंस कुछ आपको बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मिसाल के तौर पे नंबर 1 क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि यूज एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्वेश्चन जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन आएगा। इस तरह मैं एक और क्वेश्चन बोलता हूँ कि एक्सप्रेस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। अब आपको याद है कि जो पिछला हमारा जो वे ऑफ मेथोडोलॉजी था लर्निंग का, और जो क्वेश्चन पेपर में आते थे, वो जस्ट इस तरह का होता है जैसे डिफाइन मोलैलिटी, ठीक है ना, गिव इट्स एग्जांपल्स, इस तरह का आता है। लेकिन अब ये आ गया कि जैसे एक्सप्रेस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 में एक बोल रहा हूँ। पहले इस तरह का क्वेश्चन आ जाता था कि डिफाइन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो अब ये इस तरह का आ जाएगा जैसे यूज बोहर एटॉमिक मॉडल फॉर कैलकुलेटिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखिए ना, उसमें सही मायने में समझ आ रहा है कि क्या वाकई आपको बोहर का एटॉमिक मॉडल समझ आ गया या नहीं आ गया। ये चीजें चेक होती है। तो इसका सबसे बेस्ट यही होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ें, समझ समझ के पढ़ें। जो अभी मैंने आपको 6 स्टेप दिए हैं, आपको 6 के 6 स्टेप्स आपको अप्लाई करने हैं अपने जो भी आप बुक पढ़ेंगे। मतलब नंबर 4 क्वेश्चन अब मैं बोल रहा हूँ इसी केमिस्ट्री में कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट्स। ठीक है ना। नंबर 5 एक और क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा केमिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि यूज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन टू कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन। अब ये है केमिस्ट्री के मैंने चंद एक क्वेश्चन आपको बताए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब मैं आता हूँ फिजिक्स की तरफ। अब फिजिक्स में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें भी मैं आपको 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखें, सपोज नंबर 1 क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन टू अ पर्सन सिटिंग इनसाइड अ बस व्हेन अ बस टर्न्स अ कॉर्नर टू द लेफ्ट सडनली। अब यहां से आपको समझ आएगा कि आपको वाकई वो आज आपने जो न्यूटन के 3 लॉ पढ़े हैं कि आपको उसको इंप्लीमेंट करना आता है, समझ आती है आपको, उसका उसका मफहूम क्लियर है, उसकी जो डेली लाइफ की एग्जांपल्स है कि आपको वो समझ आई, आपको पता चल जाएगा। इस तरह नंबर 2 क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं कि स्केच अ स्पीड टाइम ग्राफ डिपिक्टिंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ। अब आपको सही मायने में ग्राफ का समझ आ जाएगा कि आपको बाकी ग्राफ बनाना आता है और क्या उसमें से आपको मेजरमेंट करनी आती है या नहीं आती।
इसका क्वेश्चन नंबर 3 फिजिक्स का कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट्स टू शो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जो है ना वो आते हैं। इस तरह एक और मैं बोल रहा हूं आपको कि सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। आपने मिरर्स पढ़े हैं, तो क्या वाकई आपको उसमें डिस्टेंस देखना आता है? आपको देखना आता है कि उसमें जो इमेज बन रही है वो सीधी है, वर्चुअल है, कैसी है, उसका डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करना आता है वगैरह, ये सब चीज़ आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? इस तरह एक और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ कि आइडेंटिफाई दैट अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स। यानी ये देख रहे हैं, मैंने फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में सेट होते हैं। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह मैं कुछ क्वेश्चन आपको बायो के बताता हूँ। मसलन एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बायो का कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि सॉर्ट आउट द एक्शंस ऑफ एंजाइम्स इन स्पेसिफिक रीजंस ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल विद रिस्पेक्ट टू देयर सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट्स। सही मानों में आपको पता चल जाएगा कि आपको पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी अच्छी तरह मफहूम क्लियर है या नहीं क्लियर है। इससे एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि प्रिडिक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ एस फेज ऑफ द इंटरफेस। एक और क्वेश्चन आपको बायो का बताता हूं कि रैशनलाइज दैट देयर आर सब सेलुलर पार्टिकल्स सच एज वायरसेस एंड प्रियॉन्स which have some characteristics of living things। अभी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बायो के बताए कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए इसका सिंपल एक ही सोल्यूशन है कि आप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे, फिर आपको वो जो चीज पढ़ा आपको उसको अप्लाई करना आता हो, आपको एनालाइज करना आता हो, हर चीज का आपको समझ हो उस चीज की। जब आप पूरी तरह समझ के पढ़ेंगे, और इसका एक ही फार्मूला होता है, कहते हैं कि जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट, जो कुछ आपने पढ़ा है, अगर वो आप अपनी लैंग्वेज में बता सके, अगर आप पंजाबी हैं, अगर आप उर्दू स्पोकन हैं, अगर आप पश्तो हैं वगैरह वगैरह, अपनी लैंग्वेज बता सके, इसका मतलब आपका मफहूम जो क्लियर है। इस तरह मैं आपको कुछ क्वेश्चन पाक स्टडी के बताता हूं। पहला क्वेश्चन है पाक स्टडी का कि व्हाट आर बेसिक रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी। अब इससे पहले तो क्वेश्चन यही आता था कि जस्ट पाकिस्तान आइडियोलॉजी के बारे में आप बता दें, लेकिन अब आप में उसमें आगे उसको डेप्थ में गए हैं कि व्हाट आर द बेसिक रिसोर्सेज। इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि राइट डाउन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। इस तरह के क्वेश्चन पाक स्टडी में सेट हो गए। इससे एक और बताता हूं, मसलन कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 एंड 1962। इससे पहले बस इस तरह का क्वेश्चन आ जाता था कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी आप डिटेल बताएं, उसके सेलिएंट फीचर्स आप बताएं। एक और क्वेश्चन आपको मैं पाक स्टडी का बोल देता हूं कि जैसे राइट डाउन एनी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन द क्रिप्स ऑफर एंड कैबिनेट मिशन प्लान। तो इस तरह के क्वेश्चन पाकिस्तान स्टडीज में सेट होके आएंगे। इसको भी आपने समझ के पढ़ना है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक की जो हिस्ट्री है उसको कम से कम आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। और सेकेंडली जितने भी बेसिक चीजें हैं जैसे सोशलिज्म, कम्युनिज्म, जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो आपको पता हो, और आपको ये पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लॉ क्या होता है, और ये कि सदर कैसे चुना जाता है, वज़ीर आज़म कैसे सेलेक्ट होता है, कौमी असम्बली क्या होती है, सेनेट क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होती है, वगैरह वगैरह, चंद एक चीज़ें, गवर्नर राज क्या होता है। ये सब चीज़ें अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी तो आपको पाक स्टडी के पढ़ना इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको हर चीज़ याद भी हो जाएगी। और आखिर में मैं आपको इंग्लिश का बताता हूँ कि इंग्लिश में पढ़ने के लिए जब आपने इंग्लिश का लिखना है उसमें सबसे पहले ये कि आपका जो वोकैबुलरी पर कुछ ना कुछ कमांड होना चाहिए। आपने कुछ वोकैबुलरी के अल्फाज मेजर मेजर, और ये देखें अगर आप टोटल मेजर वोकैबुलरी लेंगे ना तो हार्डली 70-80 मेजर वर्ड्स बनेंगे। उनको आप अच्छी तरह याद कर ले ताकि जब आप लिखेंगे तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी और अच्छा लिखेंगे। तो अगर आपने सपोज पोएम की आपने पैराफ्रेजिंग करनी है या एक्सप्लेनेशन करनी है किसी वर्सेस की, तो आपको उसमें चंद एक चीजें का बिल्कुल कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे उसमें थीम आपको पता हो, उसकी वैल्यू पता हो, सेंट्रल आइडिया पता हो, फिगर्स ऑफ स्पीच के हिसाब से भी आपको इसको देखना हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से भी आपको उसको देखना है, और सब्जेक्ट मैटर आपको पता हो। बहरहाल इंग्लिश में करने के लिए एक तो ये कि आपको जो ग्रामेटिकल टर्म्स हैं अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स, इसके अलावा पंक्चुएशन, वॉइस करेक्शन, नरेशन, टेंसेस, इन सब पे आपका बड़ा फोकस होना चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। और फिर आपको जो है ना जो प्रोनाउंस के फंक्शंस हैं, एनाफोरिक है, कैटाफोरिक है, रेफरेंसेस है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, कोहेरेंस है, कोहेजन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिलेबल डिवीजन है,
ये सब चीज़ों पे आपको कमांड होना चाहिए, कीवर्ड्स का आपको पता होना चाहिए, कुछ एब्रिविएशन जो मेजर जितनी भी है वो सबको आनी चाहिए। तो ये टोटल अगर मैंने एक एस्टिमेट लगाया था कि टोटल हार्डली आपके 20 दिन कुल लगेंगे और आपको 100% इंग्लिश पे कमांड आ जाएगी। तो ये तरीका होता है एसएलओ बेस का। इन सबको अलग-अलग करके आप इसी तरह पढ़ें और जब आप उसके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो जिनके भी आप साथ-साथ जो चीज़ें तैयार कर रहे हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि अगर आप मैट्रिक में अगर आप हैं, तो आप एफएससी की बुक्स में से कुछ ना कुछ मटेरियल लेना शुरू कर दें और अगर एफएससी की में आप हैं, तो आप बीएस की में से लेना शुरू कर दें और हाँ, कि 2-2 3-3 पॉइंट एक्स्ट्रा आप ऐड करते जाएँ और वो जो मेरा पिछला लेक्चर है कि मार्क्स आर ऑलवेज स्नैच्ड, उस तरीके से आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यकीन करें आप टॉप कर जाएँगे और आपको बिल्कुल आपके कंसेप्ट अच्छी कंसेप्ट के साथ हो जाएगा, आप टॉप करेंगे और जो आप डिग्री लेंगे, यकीन करें आपका ज़मीर भी मुतमईन होगा कि हमने जो लिया वो वाक़ई सही लिया। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।